नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में लगभग 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री चुनने के प्रयास तेज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में कई स्थानों पर एनआईए के छापे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने 2015 से अब तक लगभग 2,000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए। भारत की अध्यक्षता में G20 के ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में शुरू और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इनको संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट। यह रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें शामिल हैं ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सहायक अनुभाग अधिकारी, कर सहायक, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक प्रयास है। इससे अधिक रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए प्रेरक भूमिका निभाने की उम्मीद है। नवनियुक्त व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने 2015 से अब तक लगभग 2,000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए हैं। आज नई दिल्ली में विधायी मसौदा तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून के क्षेत्र में अनेक पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि विधायी मसौदा तैयार करना विज्ञान या कला नहीं है, बल्कि ये कौशल है जो सही भावना से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट होना चाहिए और उसमें खामी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संसद और राज्य विधायिकाओं और अधिकारियों से आग्रह किया कि कानून का मसौदा सरल और स्पष्ट शब्दों में बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी बिंदु पर कोई टकराव न हो। दुनिया के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो व्यापार के जगत में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, जो दुनिया भर में बदलाव आते हैं, वो बदलाव की भी पार्लियामेंट और विधान मंडलों ने चर्चा कर वो बदलाव के अनुरूप हमारे व्यवस्था तंत्र को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नए कानून बनाकर या तो पुराने कानून में समयोचित संशोधन कर उसको बदलकर रिलेवेंट बनाना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में जम्मू कश्मीर में 13 स्थानों पर छानबीन की। एनआईए ने जमाते इस्लामी सहित विभिन्न गैर कानूनी संगठनों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी और विध्वंसक गतिविधियां मामले में बडगांव, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग जिलों में छापे मारे। अंतिम समाचार मिलने तक पुलवामा में छानबीन जारी थी। इससे पहले 11 मई को एनआईए ने बडगांव और बारामूला में छानबीन की थी। 4 मई को जम्मू कश्मीर के 16 स्थानों पर छापे मारे गए थे। एनआईए प्रतिबंधित जमाते इस्लामी की अलगाववादी और विघटनकारी गतिविधियों से जुड़े मामले में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने के नेटवर्क को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत ये कार्रवाई कर रही है। जमात को आतंक वित्त पोषण के मामले में 28 फरवरी 2019 को प्रतिबंधित किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री चुनने के प्रयास तेज हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और जी के शिवकुमार ने
मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। 10 मई को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और अब सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता दीपक बाबरिया दिल्ली लौट आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी कांग्रेस विधायकों की राय लेने के लिए इन्हें प्रेक्षक के रूप में कर्नाटक भेजा था। कल बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि विधायक दल के नेता का नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने से पहले कांग्रेस हाईकमान दोनों दावेदारों को नई दिल्ली बुला सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का नाम तय करने के उद्देश्य से कल बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक देर रात तक चली। प्रेक्षकों ने विधायकों से व्यापक चर्चा की। वे कांग्रेस अध्यक्ष और हाईकमान को इसके बारे में रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार सिद्धारमैया पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। दूसरे दावेदार डीके शिव कुमार के दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है। विधायकों की राय और राजनीतिक रूप से व्यवहारिक अन्य विचार विमर्श के आधार पर नए मुख्यमंत्री का चयन होने की संभावना है। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र कुमार। इस बीच पंजाब के संगरूर जिला न्यायालय ने 1 अरब रुपए के मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा है। हिंदू सुरक्षा परिषद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में ये मामला दायर किया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना राष्ट्र विरोधी संगठनों से की है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका और कॉलेजियम प्रणाली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर राहत दी है। न्यायालय ने दोनों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका आज सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आज मुंबई में ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक में G20 प्रतिनिधि जीवाश्म ईंधन के विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का निर्णय लिया है। श्री दानवे ने कहा कि इस दिशा में अन्य देशों द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने भी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान G20 समूह के सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक और विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत उल्लेखित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी यंत्र का समाधान करके ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए कम लागत पर वित्त पोषण सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं, ऊर्जा दक्षता उद्योगों से कम कार्बन उत्सर्जन के लिए बदलाव और जिम्मेदार खपत भविष्य के लिए ईंधन तथा स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के न्याय संगत, किफायती और समावेशी उपाय जैसे विषय शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्यों ने नए व्यापार और साझेदारी समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आज ब्रसेल्स में मंत्री स्तरीय बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में व्यापक नए व्यापार और साझेदारी समझौते की दिशा में काम करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में भारत प्रशांत सुरक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ आज कैलिफोर्निया में सनी लैंड में हो रहा है। क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर भारत प्रशांत सुरक्षा बैठक में भाग लेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान जनरल मनोज पांडे मिस्र के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे।
वे भारत मिस्र रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के रास्तों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जनरल पांडे मिस्र के सैन्य बलों के विभिन्न केंद्रों पर भी जाएंगे और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शक्तिशाली चक्रवात मोखा ने म्यांमार के तट पर दस्तक दे दी है और इसके चपेट में आने से 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। शक्तिशाली चक्रवात मोखा के 5वीं श्रेणी के भीषण तूफान में बदलने के बाद बांग्लादेश और म्यांमार क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। इसे एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, जिसकी अधिकतम हवा की गति 254 किलोमीटर प्रति घंटा है। चक्रवात मोखा ने म्यांमार को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। देश के सितवे कस्बे के पास रखाइन राज्य में चक्रवात से सड़कों पर पानी भर गया है, भवनों की छतें भी गिर गई हैं और कई क्षेत्रों में संचार सुविधा भी प्रभावित हुई है। हालांकि बांग्लादेश में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। चीन के सुझोंग में सुदीर्घन बैडमिंटन कप में आज भारत अपने दूसरे ग्रुप सी टाई में मलेशिया से खेलेगा। बुधवार को भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत अपने पहले ग्रुप सी मैचों में चीनी ताइपे से हार गया है। ताइपे ने 5 में से 4 और भारत ने 1 मैच जीता। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में आरंभ इस नीति का उद्देश्य आगामी वर्षों में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये मेरी लाइफ कॉप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो नासमझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इस ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में की गई सामान्य क्रियाओं का जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। श्री यादव ने उम्मीद जताई कि पोर्टल और ऐप मिलकर लाइफ के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को गति देंगे। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में केवड़िया, गुजरात में मिशन लाइफ का उद्घाटन किया था। ये मिशन लाइफ सरल व आसान कार्यों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन योजना पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। इस चर्चा में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री अपराजिता जग्गी भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों से आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, बची हुई देय राशि की गणना, भुगतान के तरीके और उच्च पेंशन से जुड़े अन्य सवाल टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर फोन करके पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में लगभग 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री चुनने के प्रयास तेज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में कई स्थानों पर एनआईए के छापे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने 2015 से अब तक लगभग 2,000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए। भारत की अध्यक्षता में G20 की ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।